नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पिछले एक दशक से चीन एक बड़ा लेंडर यानी लोनदाता बनकर उभरा है। उसने 150 देशों को 112,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज दिया है, जो IMF और विश्व बैंक द्वारा दिए गए लोन से 7 गुना ज्यादा है। इन दोनों संस्थाओं ने $200 अरब यानी 15 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया भर की GDP का 6% बराबर कर्ज चीन ने दूसरे देशों को दिया है। मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर 2019 तक भारत पर 40,18,389 करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था। हमने बहुत जानने की कोशिश की, मगर पता नहीं चल सका कि इसमें किस देश का कितना कर्ज है। हालांकि कुछ रिपोर्ट से यह भी पता चला कि भारत ने इसी साल ही चीन से $4.5 अरब का कर्ज लिया है। भारत ने यह कर्ज चीन समर्थित बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लिया है। यह बैंक 2016 में खुला था और इसका मुख्यालय बीजिंग में स्थित है, जिसमें चीन की हिस्सेदारी 26% के करीब है। परंतु इसमें भारत भी 13% हिस्सेदारी रखता है, इसलिए इसे पूरी तरह चीनी कर्ज नहीं कहा जा सकता है। भारत की सरकार ने ऐसे आंकड़े जारी नहीं किए हैं जिनमें चीनी कर्ज की असलियत पता लग सके, मगर यहाँ पर कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत में चीन कितनी गहराई से घुसपैठ कर चुका है। अब जबकि लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच टकराव बना हुआ है, लगातार चीनी चीजों के बहिष्कार की मांग तेज है, तब भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। जानकर हैरानी होगी कि पिछले साल यह 14% के करीब थी, मगर 2020-21 में यह 19% पर पहुंच गई है। भारत जरूरी दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के लिए आज भी चीन पर निर्भर है। दवाइयों के लिए जितना कच्चा माल दूसरे देशों से भारत खरीदता है, उसमें चीन की हिस्सेदारी 65% के करीब है। आपको बता दें कि भारत में FDI के जरिए सबसे ज्यादा निवेश सिंगापुर से आता है। सिंगापुर ने पिछले 3 साल में 2,94,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है, जबकि भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वालों में चीन 18वें नंबर पर है। चीन ने 2019-20 में 1,157 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। वहीं 2014-15 से लेकर 2019-20 के बीच 6 सालों में चीन से 12,916 करोड़ रुपए का निवेश आया है। यानी पिछले 2 साल से चीन लगातार भारत में निवेश बढ़ा रहा है। यह कहीं न कहीं भारत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि किसी देश में चीन का निवेश भी डे ट्रैप डिप्लोमेसी का हिस्सा है। चीन का निवेश फिलहाल बेशक कम नजर आता हो, लेकिन उसकी कंपनियों की हिस्सेदारी स्टार्टअप्स में है। थिंक टैंक गेटवे हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकॉर्न क्लब में शामिल 30 में से 18 स्टार्टअप्स में चीन का पैसा लगा है। चौंकाने वाली बात यह है कि यूनिकॉर्न क्लब में उन्हें शामिल किया जाता है जिसकी नेटवर्थ $1 अरब से ज्यादा होती है। यानी चीन पिछले दरवाजे से भारत में अरबों डॉलर लगा चुका है। चीन द्वारा भारतीय स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने की भी 3 वजह है। पहली यह कि देश की कोई बड़ी कंपनियां समूह स्टार्टअप में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। दूसरा, जब कोई स्टार्टअप घाटे में जाता है तो चीन उसकी हिस्सेदारी खरीद लेता है और अघोषित तौर पर उस पर कब्जा कर लेता है। तीसरी वजह यह है कि भारत के एक बड़ी मार्केट होने की वजह से चीन अगले 100 साल की योजना बनाकर काम कर रहा है। चीन की अलीबाबा, बाइटडांस और टेंसेंट जैसी कंपनियां भारत के 92 स्टार्टअप को आज भी फंडिंग कर रही है। इनमें पेटीएम, फ्लिपकार्ट, बाइजू, ओला और ओए जैसे स्टार्टअप शामिल है। यानी चीन आज भी भारत में उसी रूप में मौजूद है जो 16 जून की गलवान घटना से पहले था। सरकार बेशक चीनी कर्जों के आंकड़े न बताए, लेकिन चीनी निवेश के आंकड़े बहुत कुछ कह जाते हैं। देश के टॉप 5 स्मार्टफोन ब्रांड में से 4 ब्रांड चीन के हैं। भारत स्मार्टफोन मार्केट में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 70% के करीब है। आपको यह भी बता दें कि भारत का स्मार्टफोन मार्केट 2 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। यानी चीन भारत के 1,40,000 करोड़ रुपए के बाजार पर पूरा कब्जा किए हुए है। हैरानी की बात यह है कि 220 के करीब चीनी ऐप्स पर बैन के बावजूद भारतीय ऐप मार्केट में 20% हिस्सेदारी अभी भी चीन की बनी हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपनी के जितने फोन हैं उसके उतने ही ऐप्स बने हुए हैं। यही वजह है कि सरकार चाहकर भी सभी ऐप पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकती है। चीन पर हमारी निर्भरता सिर्फ जबानी तौर पर कम दिखती है। देश जिस तरह से चीन पर डिपेंड हो चुका है, इसके कई उदाहरण मौजूद है। हमारी गाड़ियों में लगने वाले 27% ऑटो पार्ट चीन से ही आते हैं, जबकि टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और AC में यूज होने वाले 70% कंपोनेंट भी चीन से आते हैं। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों चीन से इनके आयात पर कुछ सख्त कदम उठाए हैं, मगर यह आज भी बदस्तूर जारी है। वजह यही है कि हमारे पास इनका मजबूत विकल्प मौजूद नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर साल देश में करीब 3,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक धागा, 2,500 करोड़ रुपए का सिंथेटिक कपड़ा और यहां तक कि 1,000 करोड़ रुपए के बटन जिपर और हैंगर नीडल जैसे छोटे सामान भी भारत चीन से खरीद रहा है। ऑटो कंपोनेंट में चीन की भारतीय बाजार में हिस्सेदारी 26% हो चुकी है। फार्मा सेक्टर में यह 67% पहुंच गई है। होम अप्लायंसेज में 12% तो स्टील में 20% हिस्सेदारी चीन की है। सोलर पावर में तो चीन ने भारत के 80% बाजार पर कब्जा जमा लिया है। अमेरिका के बाद चीन हमारा दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी देश बन चुका है।
जो कहीं ना कहीं भारत के भविष्य के लिए बड़ी मुसीबत ही कही जाएगी। भारत ने बेशक दाएं हाथ से चीन से कर्ज नहीं लिया हो, मगर चीन ने भारत को आर्थिक तौर पर गुलाम बनाने का फुल प्रूफ प्लान जरूर बनाया हुआ है। क्योंकि चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का मतलब यही है कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेश करो, बाद में उस पर पूरा कब्जा कर लो। अगर पेटीएम, ओला और ओया जैसे स्टार्टअप घाटे में जाते हैं तो चीन इनकी हिस्सेदारी खरीदकर इन पर आसानी से कब्जा कर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोदी सरकार बहुत चाहने के बावजूद भी चीन से व्यापारिक रिश्ते खत्म नहीं कर सकती है। जहां तक चीनी कर्जों की बात है तो चीन कमर्शियल लोन और बैंक लोन के अलावा एक और माध्यम से कर्ज देता है, जिसे करेंसी स्वैप भी कहा जाता है। यह कर्ज कभी विदेशी कर्जों में शामिल नहीं किया जाता है। ऐसे कर्ज के बारे में भी सरकारें सार्वजनिक रूप से आंकड़े जारी नहीं करती है, इसलिए कहना मुश्किल है कि भारत ने चीन से करेंसी स्वैप के तहत कोई लोन लिया है। इस वक्त भारत के ऊपर चढ़े 40 लाख करोड़ रुपए में चीन की कितनी हिस्सेदारी है, सरकार ने कभी इसके आंकड़े जारी नहीं किए हैं। परंतु चीन जिस तरह से भारत में इन्वेस्ट बढ़ा रहा है वह किसी कर्ज से भी कम नहीं है, क्योंकि भारत बहुत हद तक चीन पर निर्भर हो चुका है। बहुत चाहकर भी चीन को भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 60 के दशक में चीन ने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की शुरुआत की थी। तब चीन छोटे देशों को कर्ज देता था। ये ऐसे देश थे जिनमें कम्युनिस्ट सरकारें बनी हुई थी। कर्ज देने के लिए चीन की पहली पसंद अफ्रीकी देश बने। इसका कारण यह था कि ज्यादातर अफ्रीकी देश गरीब और छोटे थे। आज इन अफ्रीकी देशों पर 35 अरब डॉलर का कर्ज चढ़ चुका है, जिसे चुकाना अब इनके बूते की बात नहीं है। जिबूती जैसे देश के हालात पूरी दुनिया देख रही है, जो आज पूरी तरह चीनी उपनिवेश बन गया है। एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल की हालत भी कम बस ऐसी ही होने वाली है। म्यांमार भी चीन के कर्जे तले पड़ा करा रहा है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 90 अरब डॉलर के करीब बताया जाता है, जिसे चुका पाना उसके लिए कहीं ना कहीं टेढ़ी खीर है। फिलहाल भारत को हम चीनी कर्जों से बचे देशों में जोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर चीन का कर्ज भारत ने लिया भी है तो वह बहुत ज्यादा नहीं है। खुद भारत भी निवेशक देशों में 10वें नंबर पर मौजूद है। भारत ने भी साल 2018 तक दुनिया के देशों में 42 अरब डॉलर का निवेश किया है। यह कहीं ना कहीं हमारे लिए एक सुखद जानकारी कही जा सकती है। हालांकि भारत के मुकाबले चीन ने 139 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसके बाद वह अमेरिका के 252 अरब डॉलर के मुकाबले दूसरे नंबर पर है। मगर बावजूद इसके भारत की सरकारों से ज्यादा भारतीयों को सतर्क होने की जरूरत है। हमें चीनी सामान का बहिष्कार करने की बजाय उससे बेहतर बनाने का प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि उत्पाद उच्च क्वालिटी के बनाएंगे तो चीनी सामान खुद ही उड़नछू हो जाएंगे। इसी के साथ अनुमति दोस्तों। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।